हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 1 सिविक्स पढ़ेंगे, पावर शेयरिंग। ओके, तो ओवरव्यू जो है इसमें आपको बताते हैं कि ये जो चैप्टर है ये हम लोग जो क्लास 9 में आपने शुरुआत कर लिया है, डेमोक्रेसी टूर ऑफ डेमोक्रेसी की है ना, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ने की वो जो शुरुआत है उसको ये कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो लास्ट ईयर हमने देखा था कि डेमोक्रेसी जो होती है उसमें कोई भी किसी भी गवर्नमेंट के एक ऑर्गन के पास जो है वो सारे पावर नहीं होते हैं, है ना। पावर इज डिवाइडेड अमॉन्ग वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है एंड जुडिशरी, है ना। तो तीनों ऑर्गन्स में गवर्नमेंट जो है वो उसके पावर डिवाइडेड होते हैं। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली तो इंश्योर करने के लिए कि जो पावर शेयर होने के खैर बहुत सारे फ़ायदे हैं। मोस्ट पहला सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपने ये डायलॉग सुना होगा स्पाइडरमैन में, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, है ना। जिसके पास सर्वोपरि सबसे अधिक शक्ति होता है वही सबसे अधिक करप्ट भी होता है। तो ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं इसके पावर्स डिवाइडेड हैं, तो एक दूसरे के लिए ये एक टाइप से ये क्या एक दूसरे को रेस्ट्रिक्ट करने के काम आते हैं, ताकि पावर जो है वो अनलॉफुल या इलीगल तरीके से उसका इस्तेमाल ना हो पाए, है ना। फॉर एग्जांपल जो जैसे जुडिशरी है तो वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों को कंट्रोल में रखती है ना। एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर और जुडिशरी को कंट्रोल में रखते हैं, और उसी प्रकार लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर और जुडिशरी को कंट्रोल में रखने के काम आता है। तो जो अगले 2 चैप्टर हैं उसमें हम लोग पावर शेयरिंग क्या है उसके जो आइडियाज़ हैं उसको अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली 2 केस स्टडी करेंगे। पहला केस स्टडी होगा बेल्जियम का और दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग केस स्टडी होगा श्रीलंका का। ठीक है, ये दोनों केस स्टडी से आपको पता चलेगा कि डेमोक्रेसी जो है वो पावर शेयरिंग किस प्रकार से हैंडल करते हैं और उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो बेल्जियम जो है आप जानते हैं इज़ अ यूरोपियन नेशन, है ना। एक यूरोपियन नेशन है जो कि एक बहुत ही छोटा स्टेट है, एक बहुत ही छोटा कंट्री है। और अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो हरियाणा जो कि हमारा बहुत ही छोटा राज्य है उससे भी छोटा बेल्जियम है इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, बेल्जियम के जो बॉर्डर हैं वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लुक्सेमबर्ग जो है उसके नेबरिंग नेशंस हैं। पॉपुलेशन जो है उसका बहुत ही कम है, 1 करोड़ से के राउंड होगा, जो कि हरियाणा के पॉपुलेशन से आधा है। ठीक है, इस देश की जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। मतलब अच्छा, एथनिक क्या होता है? एथनिक A social division based on shared culture. People belonging to same ethnic group believe in their common descent because of similarities of physical types or of culture or both. They need not always have same religion or nationality. ठीक है, तो एक प्रकार का ये सोशल डिवीजन है ना, जो क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि शेयर्ड कल्चर होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं जैसे इंडियंस हैं, तो आज क्योंकि इंडिया जो है वो 3 नेशंस में डिवाइडेड हो गया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान एंड देयर इज ऑल्सो श्रीलंका, तो हम लोग साउथ एशियन एथनिसिटी के माने जाते हैं, अदरवाइज हम लोग इंडियन एथनिसिटी के ही होते। सिमिलरली आपने सुना होगा जो बांग्लादेश, म्यांमार में यूगर मुस्लिम्स थे जिनको भगा दिया गया था, तो यूगर एथनिसिटी से वो लोग बिलोंग करते थे, है ना। साउथ एशियन एथनिसिटी आप जानते होंगे, जो साउथ ईस्ट एशियन देश हैं जहाँ पे जो एक पर्टिकुलर टाइप के उनका कल्चर है और एक पर्टिकुलर टाइप का फिजिकल बॉडी है ना, स्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ें हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड एथनिसिटी। ठीक है, एथनिसिटी इज़ बेसिकली यूज टू डिस्क्राइब
डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। ठीक है, तो बेल्जियम में भी बहुत सारे एथनिसिटी के लोग रहते थे। 59% जो पॉपुलेशन था वो फ्लेमिश रीजन में था और डच भाषा का प्रयोग करता था। ये सारे जो पॉइंट्स हैं इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कि क्या क्या मेन फीचर्स थे बेल्जियम के, कि इट हैज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स एथनिक कॉम्पोजिशन, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है, ऑफ द टोटल पॉपुलेशन 59% lived in Flemish region and spoke Dutch language. ठीक है, another 40% people lived in Wallonia region and spoke French. ठीक है, तो बाकी के जो 40% थे वो वेलोनिया रीजन में रहते थे और उनकी भाषा जो थी वो फ्रेंच थी। तो पहली बात है कि अलग अलग रीजन में बहुत ही बड़ा पॉपुलेशन ब्लॉक जो था वो रहता था। सेकेंड चीज़ है कि दोनों की जो भाषाएं थी वो अलग थी, एक डच बोलते थे, एक फ्रेंच बोलते थे, और बाकी के 1% जो आबादी थी जनरली वो जर्मन स्पीकिंग थे। ठीक है, इन द कैपिटल सिटी ब्रसल्स 80% पीपल स्पोक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग पीपल। ठीक है, तो ब्रसल जो था वहाँ पे जो था वो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे सिचुएशन पूरा रिवर्स था, जहाँ की पूरे बेल्जियम में मेजॉरिटी जो थे वो डच बोलते थे, लेकिन ब्रसल्स में 80% जो थे वो फ्रेंच बोलते थे और 20% ही डच बोलते थे, है ना। और बाकी जैसे बाकी के बेल्जियम में क्या था कि वहाँ पे माइनॉरिटी लोग फ्रेंच बोलते थे, लेकिन ब्रसल्स में मेजॉरिटी फ्रेंच बोला करते थे। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। ठीक है, तो जो फ्रेंच भाषा का उपयोग करने वाले माइनॉरिटी ग्रुप जो थी वो बहुत ही रिच भी थी और पावरफुल भी थी बेल्जियम में। तो इससे बहुत सारे लोगों में रिजेंटमेंट होता था ना, कि दुख होता था कि डच जो है, डच कम्युनिटी जो है, उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। उनको ऐसा लगता था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का उन लोगों को फ़ायदा नहीं मिला, इसीलिए वो लोग रिच और पावरफुल नहीं है, ऐसा उन्हें लगता था। और एजुकेशन भी नहीं था उनके पास बहुत अच्छा। इसके कारण क्या होता था कि डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ में बहुत सारा तनाव, टेंशन पैदा हो जाता है। और 1950s और 60s में ये जो था वो पीक में था अपने। तो ये जो दोनों कम्युनिटीज़ थे इनके बीच में जो टेंशन थी ये और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी ब्रसल्स में जहाँ पे एक स्पेशली प्रॉब्लम था, जो कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल वहाँ पे जो थे वो कैपिटल में माइनॉरिटी थे, और जो बाकी के माइनॉरिटी थे बाकी बेल्जियम में वो ब्रसल्स में मेजॉरिटी में थे। ठीक है, तो इसीलिए ब्रसल्स का सिचुएशन और ज़्यादा सीरियस था। ठीक है, अगर यही चीज़ हम एक और उदाहरण के साथ समझें तो श्रीलंका जो है उसका उदाहरण लिया जा सकता है। श्रीलंका आप जानते हैं कि एक आइलैंड नेशन है, बस कुछ किलोमीटर लंबा दूरी है तमिलनाडु के साउदर्न कोस्ट से। ठीक है, 2 करोड़ की आबादी है, जितना हरियाणा की पॉपुलेशन उतनी ही है लगभग। और बाकी के साउथ एशियन रीजन की तरह ही श्रीलंका जो है उसका भी पॉपुलेशन बहुत ही डाइवर्स है ना। डाइवर्स मतलब बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के लोग रहते हैं वहाँ पे। द मेजर सोशल ग्रुप है ना, जो आपका मुख्य सोशल ग्रुप है वहाँ पे, वो सिन्हले स्पीकर्स हैं। सिन्हले जो है वो वहाँ की भाषा का नाम है। सिन्हले 74% लोग बोलते हैं और तमिल जो है वो बाकी के 18% लोग बोलते हैं। ठीक है, तमिल में भी वहाँ पे 2 सब ग्रुप है। तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री कॉल्ड श्रीलंकन तमिल, जो कि 13% है ना। जो तमिलनाडु जो श्रीलंका के ही नेटिव थे, वहीं पे ही उनका जन्म हुआ था और वो तमिलियन थे, वो 13% लोग थे। और बाकी जो थे वो तमिलियन मानते थे कि उनके जो पूर्वज थे वो भारत से लाए गए थे प्लांटेशन में काम करने के लिए कॉलोनियल पीरियड में, और उन लोगों को इंडियन तमिल्स कहा जाता था। ठीक है, तो अगर आप मैप देखेंगे यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि जो येलो रीजन है ना, वो सिन्हले रीजन है। अधिकतर रीजन जो है वो येलो कलर में है, सिन्हले रीजन है। और जो आपका ऑरेंज है वो सिन्हले तमिल है, और जो डीप रेड है वो इंडियन तमिल्स हैं।
और बाकी जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है। ठीक है, तो अधिकतर जो लोग हैं वो तमिलियन पॉपुलेशन वो आपके कोस्टल रीजन में है और कुछ सेंट्रल मेनलैंड में भी है ना, और बाकी सारे जगह सिन्हले पॉपुलेशन जो मेजॉरिटी है वो ऑक्यूपाई की हुई है। ठीक है, तो जो सिन्हले स्पीकिंग लोग हैं बोलने वाले भाषा का प्रयोग करने वाले लोग हैं वो बुद्धिस्ट हैं, और जो तमिल्स हैं वो बेसिकली हिंदूज हैं या मुस्लिम हैं। 7% आबादी जो है तमिल्स की भी और सिन्हले की भी वो आपकी क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ऐसे में आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसा सिचुएशन होता होगा। In Belgium, the Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on French. ठीक है, तो बेल्जियम में जो डच कम्युनिटी थी वो मेजॉरिटी में थी, और अपना मेजॉरिटी का फ़ायदा वो फ्रेंच स्पीकिंग लोग के ऊपर वो करते थे। उनको अपने अधिक संख्या के कारण उनको काफ़ी सारी चीज़ों फ्रेंच लोगों में काफ़ी सारे लोगों को वो फोर्स कर सकते थे, और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन के साथ भी यही करते थे। ठीक है, इससे क्या होता था कि झगड़ा बढ़ जाता था कम्युनिटी के बीच में, और दिस लेड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री, है ना। तो पार्टीशन का मतलब होता है बीच में सेपरेशन, जो हम लोग कहते हैं ना, उसे कहते हैं। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो गया, देश में विभाजन हो गया। विभाजन का मतलब यहाँ पे पार्टीशन नहीं है, बल्कि लोगों के मन में विभाजन हो गया था एक प्रकार से। बोथ द साइड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रसल्स, है ना। तो जो दोनों ग्रुप थे वो दोनों ही ब्रसल्स के ऊपर अपना हक जताना चाहते थे, उसको कंट्रोल करना चाहते थे। इसी प्रकार श्रीलंका में सिन्हले कम्युनिटी जो थी वो भी मेजॉरिटी थी, और वो भी अपना इच्छा जो थी वो पूरे देश के ऊपर लागू करना चाहते थे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या इसमें, इन सारे रीजन्स के कारण कैसा जो था उनके देश में सोसाइटी जो है डेवलप होती है और क्या होता है। मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। मेजॉरिटेरियनिज्म एक नया टर्म है, आप लोग को इसका डेफिनेशन याद रखिएगा, हमेशा बोर्ड में ये पूछा जाता है, व्हाट इज मेजॉरिटेरियनिज्म। तो मेजॉरिटेरियनिज्म is a belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority। ठीक है, तो मेजॉरिटेरियनिज्म जो है एक विश्वास, एक बिलीफ सिस्टम है जहाँ पे जो भी लोग मेजॉरिटी में होंगे वो उनका मानना होगा कि उनके पास अधिकार है कि वो देश को जिस प्रकार से भी चाहें रूल कर सकते हैं, और उन्हें बाकी लोगों की, जो लोग माइनॉरिटी में हैं या जो लोग उनके जैसा नहीं है, उनकी इच्छाओं की रिस्पेक्ट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मेजॉरिटी में हैं और उनकी ही इच्छाएं जो हैं वो देश में चलनी चाहिए। तो इसको मेजॉरिटेरियनिज्म कहते हैं, जब एक मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है अपने रूल्स जो है वो फोर्सफुली चलाना शुरू कर देता है पूरे देश के ऊपर। ठीक है, 1948 में श्रीलंका जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। जो सिन्हाले कम्युनिटी थे उनके जो लीडर हैं वो गवर्नमेंट बनाते हैं और उसमें डोमिनेंट होते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी में सिन्हाले होते हैं, और इसके कारण ही जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार बनती है वो भी बहुत सारे मेजॉरिटेरियन मेजर्स जो है वो इस्टेब्लिश करती है, ताकि कि जो सिन्हाले लोग हैं वो उनका सुप्रीमेसी बनाए, उनका मतलब डोमिनेंस बना रहे देश के अंदर, है ना, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बने रहें। 1956 में एक कानून जो है वहाँ की सरकार लेके आती है, जिसके अंतर्गत सिन्हाले जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं, और तमिल जो है उसको पूरा ही डिसरिगार्ड कर दिया जाता है। तमिल का कोई भी रोल नहीं होता है उनके देश में। इसका मतलब है कि सारे ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो होंगे वो सिन्हाले में होंगे, तमिल में उसमें कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से अगर ऑर्डर आता है या नोटिस आता है तो वो सिन्हाले भाषा का प्रयोग करेगा, तमिल का नहीं करेगा।
है ना, सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो भी सिंधाले में होंगे, तमिल में नहीं होंगे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इससे तमिल लोगों को कितनी परेशानी होती होगी। और साथ ही में गवर्नमेंट जो था वो प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ भी बनाना शुरू करता है जो कि सिंधाले को फेवर करता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर एप्लीकेशन डालना है यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट जॉब में, तो भी पहले सिंधाले को वो लोग सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है बाकी लोगों के बारे में सोचा जाएगा। उसी प्रकार एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया जिसके अंतर्गत बुद्धिज़्म जो थी उसको स्टेट रिलीजन उन्होंने बना दिया, बाकी के रिलीजन जो थे वो उसको नेग्लेक्ट किए जाने थे, बल्कि और बुद्धिज़्म जो ही थे उसको ही फॉस्टर और उसको बढ़ावा दिया जाना था इस संविधान के अंतर्गत में। तो ये सारे जो मेजर्स थे गवर्नमेंट के, ये एक के बाद एक जब आना शुरू करते हैं तो जब जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उनके मन में एलिनेशन की भावना जाग जाती है। एलियनेशन इसका मतलब है कि वो अपने आप को पराया महसूस करने लगते हैं ना, वो अपने आप को बाहर के लोग महसूस करने लगते हैं, है ना। और उनको लगता है कि जितने भी मुख्य मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, क्योंकि वो बुद्धिस्ट सिंहले लीडर द्वारा चलाए जाते हैं, इसीलिए वे उनकी भाषा का, उनके कल्चर का सम्मान नहीं करते हैं, उनकी इच्छाओं का सम्मान नहीं करते हैं। और उन्हें ये भी लगता था कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है और जो सरकार की नई नीतियाँ बनाई जा रही हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी जो बनाई जा रही हैं, वो उनको समान राजनीतिक अधिकार नहीं दे रही हैं, बल्कि उनके साथ भेदभाव कर रही हैं। उनको जॉब्स भी नहीं दिया जा रहा है और उनके जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको इग्नोर कर दिया जाता है। ऐसा तमिलियंस को लगने लगा श्रीलंका में। और इसी कारण क्या होता है कि जो इंटर एथनिक रिलेशन होता है ना, जो दो कम्युनिटी के बीच का जो रिश्ता होता है वो ख़राब होने लगता है धीरे धीरे। सिंधाले और तमिल कम्युनिटी जो है वो एक दूसरे के खिलाफ होने लगते हैं। श्रीलंकन तमिल जो थे उन्होंने अपना पार्टी की शुरुआत की और साथ ही में तमिल जो है उसको भी एक ऑफिशियल भाषा बनाने के लिए उन्होंने स्ट्रगल शुरू किया। ठीक है, साथ ही में रीजनल ऑटोनॉमी और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो था जॉब्स में, एजुकेशन में, उसका भी डिमांड किया। अच्छा, रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि उनको ज़्यादा अपने जिस रीजन में वो लोग रहते थे उस रीजन में ज़्यादा अधिकार चाहिए थे, ज़्यादा नए कानून बनाने की शक्तियाँ, पावर होना चाहिए था, वो ये सारे डिमांड करते थे। ठीक है, जैसे कि अगर आपको मैं चाइना और हांगकांग का उदाहरण दूं तो हांगकांग जो है वो इज़ ए इंडिपेंडेंटली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरी ऑफ चाइना, है ना। वहाँ पे चाइना का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। हांगकांग जो है वो ज़्यादा ऑटोनोमस है, मतलब वो सेल्फ रिलायंट है, अपने ऊपर ही, है ना। उनको अपने कानून बनाने का अधिकार है। तो इसी प्रकार से ऑटोनॉमी जो है वो बहुत सारे रीजन्स में डिमांड किए जाते हैं अलग अलग लोगों के द्वारा किसी भी नेशन के अंदर में। ठीक है, तो उसी प्रकार का डिमांड जो है वो श्रीलंकन तमिल्स भी अपने देश में करते हैं, लेकिन उनके जो डिमांड थे वो डिनाई कर दिए जाते हैं, मना कर देते हैं कि नहीं हो सकता ऐसा। 1980 पहुँचते पहुँचते बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे जो बन गए थे और उनका डिमांड था कि एक इंडिपेंडेंट तमिल ईलम बनाया जाए, मतलब कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए श्रीलंका के अंदर में, है ना। तो एक प्रकार का ये रिवोल्ट था अगेंस्ट द श्रीलंकन गवर्नमेंट। ठीक है, तमिल ईलम का डिमांड। तो इसी कारण क्या होता है, दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में बहुत सारा डिस्ट्रस्ट हो जाता है, विश्वास खत्म हो जाता है और धीरे धीरे एक लड़ाई की ओर परिस्थितियाँ बढ़ जाती हैं। ठीक है, और इससे सिविल वॉर शुरू हो जाता है। सिविल वॉर का मतलब है गृह युद्ध, है ना। जब एक ही देश के अंदर उसी देश के लोग जो हैं आपस में झगड़ने लगे, हैं ना, वॉर शुरू हो जाए, उसको सिविल वॉर कहते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि हजारों लोग जो हैं वो अपना घर वर खो देते हैं, उनकी मौत हो जाती है। बहुत सारे फैमिली जो हैं उनको अपना देश छोड़ के रेफ्यूजी बन के दूसरे जगहों पे भागना पड़ता है। ठीक है, और सिविल वॉर जो था वो एक बहुत ही
बड़ा सेटबैक था कल्चर के लिए भी, वहाँ की सोसाइटी के लिए भी, और साथ ही में वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी। 2009 में ये सिविल वॉर ख़त्म होता है ना। अगर आप लोग और अधिक इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ रिसर्च करें इसके ऊपर, है ना। तमिल टाइगर्स के ऊपर आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, क्या है वो, कैसा ऑर्गेनाइजेशन था, उसके लीडर कौन थे, ठीक है। और 2009 में जब ये वॉर ख़त्म हुआ था तो क्योंकि उन्होंने बहुत सारा, सिन्हालेज ने बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन किया था एथनिक तमिलियंस का, है ना। जो लड़ाई हुई थी उसमें बहुत सारे सिन्हालेज आर्मी ने काफ़ी सारे तमिलियंस को मार डाला था, सिविलियंस को मार डाला था, है ना। बच्चों को भी नहीं बख्शा जाता था। तो इस कारण से उनके ऊपर यूनाइटेड नेशन के द्वारा ह्यूमन राइट वायलेशन का प्रोब भी चालू किया गया, है ना। मतलब प्रोब का मतलब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई, जो कि अभी तक भी चल रही है, ठीक है। तो अब हमने श्रीलंका का एग्जाम्पल देखा। अब देखते हैं कि बेल्जियम में कैसा उदाहरण हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने एक दूसरा ही पाथ चुना। उन्होंने ये चीज़ पहचाना कि देश के अंदर जो है वो रीजनल डिफरेंस है और कल्चरल डाइवर्सिटी है ना। और 1970 से 1993 के बीच में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया, 4 बार उसमें बदलाव लेके आया, ताकि वो उसको इस तरीके का बना पाए कि जहाँ पे सारे लोग जो हैं वो आराम से खुशी से रह पाए एक ही देश के अंदर। और जो ये अरेंजमेंट उन्होंने बनाया ये बहुत ही डिफरेंट था बाकी किसी भी देश के कंपैरिजन में, और बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव भी था। तो देखते हैं इसमें पॉइंट वाइज की क्या क्या चेंजेस उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किए और उससे क्या फ़ायदा हुआ। पहला जो चेंज उन्होंने ले आया वो था कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्ड दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो संविधान के अंतर्गत में उन्होंने नियम बनाया कि जो डच मिनिस्टर्स होंगे और फ्रेंच मिनिस्टर होंगे पूरे देश सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में, उनकी संख्या जो होगी वो 1 होगी, ठीक है। कुछ जो स्पेशल लॉज जो बनाने होते थे, है ना, संविधान के अंदर कुछ प्रोविज़न बनाया गया होगा जिसमें कि ये सारे लॉज जो हैं वो स्पेशल सिचुएशन के अंदर आते हैं, और इस पे इन चीज़ों पे कानून बनाने के लिए उनको मेजॉरिटी मेंबर, दोनों समुदायों के मेजॉरिटी मेंबर्स का वोट मिलेगा, तभी जाके उन चीज़ों के ऊपर कानून बन पाएगा। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज हो गया, है ना, लैंग्वेज एजुकेशन, इन सारे मैटर्स पे जब दोनों समुदाय के मिनिस्टर जो थे वो एग्री करते थे, वोट करते थे सपोर्ट में, तभी जाके कानून नया बनाया जा सकता था, नहीं तो नहीं बनाया जा सकता था, है ना। इसी कारण क्या होता था कि कोई भी कम्युनिटी जो है वो लेफ्ट आउट नहीं फील करती थी, उसे नहीं लगता था कि उनके साथ जो है भेदभाव हो रहा है, और वो लोग यूनिलैटरल डिसीजन नहीं ले पाते थे, ठीक है। कोई भी एक कम्युनिटी अपने मनचाहा डिसीजन इसमें ले पाने में समर्थ नहीं हो पाता था। सेकेंड क्या किया उन्होंने, मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन ऑफ द कंट्री, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे 2 रीजन्स थे जहाँ पे 2 अलग अलग कम्युनिटी जो थे वो मेजॉरिटी में थे, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर्स जो थी उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को ही दे दी थी, ठीक है, ताकि वो अपने सिचुएशन और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से नियम बना पाएँ, है ना। और उनके मन में ये भावना ना आए कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उनके साथ डिफ्रेंसिएशन कर रही है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, जैसे भारत में आप देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सुपीरियर है और बाकी स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके सबॉर्डिनेट्स हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डायरेक्शन आता है स्टेट गवर्नमेंट को वो मानना पड़ता है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसी प्रकार से बेल्जियम में क्या किया कि ये डिस्टिंक्शन ही ख़त्म कर दिया जैसा कि इंडिया में, है ना। वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे के सबॉर्डिनेट नहीं थे, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानने की कोई आवश्यकता नहीं है वहाँ पे,
थर्ड चेंज जो था कि ब्रसेल्स जो कि एक डिफरेंट सिनेरियो था वहाँ पे, है ना। वहाँ पे बाकी देश में जो लोग मेजॉरिटी में थे, ब्रसेल्स में वो माइनॉरिटी में थे। तो वहाँ पे भी जो है एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया और उसमें भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन था सारे लोगों का, ठीक है। मतलब फ्रेंच भी हो या डच हो, दोनों इक्वल नंबर्स में उनके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे गवर्नमेंट में थे, ठीक है। तो फ्रेंच भाषा के जो लोग बोलते थे उन्होंने एक्सेप्ट किया डच लोगों को भी कि वो भी अगर भले ही 20% है उसके बाद भी उनको इक्वल रिप्रेजेंटेटिव अलाउ किया। इन रिटर्न में ब्रसेल्स के इस कंपैरिजन के रिटर्न में क्या हुआ कि जो डच स्पीकिंग लोग थे उन्होंने बाकी के सेंट्रल गवर्नमेंट में, जहाँ पे वो मेजॉरिटी में थे और फ्रेंच माइनॉरिटी में थे, उन्होंने वहाँ पे भी इक्वल मेंबर एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पार्टी जो है डच और फ्रेंच, वो दोनों जो है एक प्रकार के एग्रीमेंट में आते हैं। ब्रसेल्स में पावर शेयरिंग के बदले में फ्रेंच लोगों को बाकी जो डच रीजन थे वहाँ पे भी इक्वल पावर शेयरिंग करने का अपॉर्चुनिटी दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे को देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ऑब्वियसली आपसी सद्भावना बढ़ती है, ज़्यादा ट्रस्ट आता है एक दूसरे के लिए, है ना। और साथ ही में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट थी, उसके साथ ही एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी ब्रसेल्स में चलाई गई और इस गवर्नमेंट को वो लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते थे। और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही इलेक्ट करते थे। फॉर एग्जांपल डच जो हैं, अगर डच भाषा वाले लोग हैं तो उनका डच कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा, फ्रेंच भाषा वाले लोग हैं तो फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा, है ना। उसी प्रकार जर्मन स्पीकिंग है तो जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा। कहीं पे भी रहें, डजेंट मैटर, वो इलेक्ट कर सकते थे। और ये जो गवर्नमेंट थी, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो थी, उसके पास अधिकार था कि वो सारे कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इशू उसके ऊपर नियम बना सके, ठीक है। तो फ्रेंच लोग हैं तो उनके रीति रिवाज, उनके जो कल्चर है, उनके जो एजुकेशनल नीड है, भाषा का जो भी आवश्यकताएं हैं, उन सारे चीज़ों पे कानून व्यवस्था बनाने के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, ठीक है। ताकि देखो अधिकतर देशों में जहाँ पे भी ये प्रॉब्लम्स आते हैं डिवीज़न के, बेसिकली कल्चरल और लैंग्वेज के कारण ही आते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल श्रीलंका में जैसे हमने देखा, इनफैक्ट हमारे पास इंडिया का भी उदाहरण है कि 1950s के टाइम में व्हेन जवाहरलाल नेहरू, है ना, वांटेड टू मेक हिंदी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। उस टाइम में जो साउदर्न स्टेट्स थे वो बहुत रिवोल्ट करते हैं भारत में ही कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में। वो नहीं मानते हैं कि हमें एक नेशन में एक लैंग्वेज होना चाहिए। उनको लगता था कि अगर हिंदी इम्पोज हो गया पूरे देश में तो उनका जो अपना कल्चर है, जो लैंग्वेज है, तमिल फॉर एग्जांपल, तमिल भी 5000 साल पुराना भाषा है, इट इज़ एज ओल्ड एज संस्कृत इटसेल्फ, ठीक है। तो उनको लगता था कि अगर ऐसा होगा तो हमारा जो इतना हजारों सालों पुराना इतिहास है वो सब जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए वो एग्री नहीं किए कि हिंदी को एक नेशनल लैंग्वेज के तौर पे बना देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी बच्चों, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इन फॉर इंडिया एज वेल कि हमें अपने कल्चर और अपने जो नीड्स है मेजॉरिटी, क्योंकि हम लोग इंडिया में क्या है, हिंदी स्पीकिंग लोग मेजॉरिटी में हैं, तो अगर हम लोग अपने भाषा और अपने कल्चर बाकी लोगों के ऊपर इम्पोज करने लगेंगे तो हमारा देश भी उतना पीसफुल नहीं रहेगा, ठीक है। दिस इज़ द लेसन दैट वी शुड ऑल लर्न। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो एकदम सख्ती से बोलते होंगे कि हिंदी इम्पोज कर दो। दीज पीपल डोंट नो कि उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, उसका देश के एकजुटता पे क्या असर पड़ेगी, है ना। इसलिए डोंट लिसन टू देम। वी शुड इंस्टेड ऑल्सो थिंक अबाउट, जैसा कि बेल्जियम में वहाँ की गवर्नमेंट ने ये सारे स्टेप उठाए थे टू इंश्योर दैट नेशनल इंटीग्रिटी इज़ मेंटेन्ड, है ना। लोगों में देश के प्रति जो इंटीग्रिटी है वो बरकरार रहे, ठीक है। तो आपको बेल्जियम का मॉडल जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगेगा
और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है भी, इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम, है ना। बेल्जियम में जो अगर जो लोग रहते हैं उनके लिए भी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इट्स ओके, हम लोग भी समझ सकते हैं। लेकिन ये जो अरेंजमेंट है ये अभी तक बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है, और साथ ही में इसके कारण कोई भी सिविक स्ट्राइफ नहीं हुई है दोनों कम्युनिटी के बीच में, और डिवीज़न भी नहीं हो पाया है देश का बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज बेसिस पे भी डिवीज़न नहीं हो पाया है। बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं यूरोप में वो भी ब्रसेल्स का ही उदाहरण लेके, जो यूरोपियन यूनियन का गठन हुआ और यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर्स है वो इसीलिए ब्रसेल्स चुना गया, है ना, क्योंकि वो ब्रसेल्स जो है एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है ऑफ एक्सेप्टिंग एवरीबडी, है ना। तो आज ठीक है, तो इन दोनों केस स्टडीज से श्रीलंका के और बेल्जियम से आपने क्या सीखा, है ना। दोनों ही डेमोक्रेसी थे, लेकिन दोनों जो है वो पावर शेयरिंग के मैटर में अलग अलग रास्ते चुनते हैं। बेल्जियम के लीडर जो होते हैं वो रियलाइज़ कर लेते हैं कि देश का यूनिटी जो है वो तभी पॉसिबल है जब हम सारे लोगों की भावनाओं का इज्जत करें, उनके इंटरेस्ट को, अलग अलग कम्युनिटीज़ के इंटरेस्ट का ख्याल रखें। वहीं पे उसके कारण क्या होता है कि पावर शेयरिंग का एक बहुत ही अद्भुत एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है, और वहीं इन कंपेरिजन श्रीलंका में क्या एकदम ही उल्टा देखने को मिलता है। वहाँ पे मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो अपने ही रीति रिवाज, अपने ही बिलीफ सिस्टम को बाकी सारे लोगों के ऊपर थोप देती है, जिसके कारण क्या होता है वहाँ के देश का जो यूनिटी है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, बाकी वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो।